हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये है पहला पॉइंट, पहली हेडिंग हमारी आज जो देखने वाले हैं, बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनके अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट, गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन वैज्ञानिक बर्फ ने किया था। और दूसरी हेडिंग हमारी बाल विकास का इतिहास। 18वीं शताब्दी पेस्टोलॉजी ने तैयार किया था। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने तैयार किया था। इन्होंने तैयार क्या किया था बेबी बायोग्राफी। अल्बर्ट वैज्ञानिक विवरण जो दिए हैं, इन्हीं पेस्टोलॉजी के बारे में विवरण लिख दिए हैं। अल्बर्ट नाम का जो लड़का था वो वैज्ञानिक पेस्टोलॉजी का खुद का पुत्र था। इन्होंने अपने पुत्र पर ही अध्ययन किया था, जो कि 3.5 वर्ष का था। और अगली हेडिंग देखते हैं 19वीं शताब्दी ने स्टेनली हॉल द्वारा 19वीं शताब्दी में अध्ययन किया गया था। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी अमेरिका में। किसने किया था? स्टेनली हॉल ने। 19वीं शताब्दी में स्टेनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी, वो भी अमेरिका में किया था इन्होंने। अगली हेडिंग है सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने दिया था? वुडवर्थ जी ने दिया था। इन्होंने सिर्फ सर्वप्रथम प्रश्नावली का ही निर्माण किया था, वुडवर्थ जी ने। ये है। और दूसरा है हमारा सर्वप्रथम बालकों के प्रश्नावली का निर्माण। ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो है। प्रश्नावली का निर्माण अगर पूछा जाता है तो वुडवर्थ जी ने दिया था, और बालकों की प्रश्नावली का निर्माण जो किया गया था वो स्टेनली हॉल द्वारा किया गया था। और अगला पॉइंट है हमारा 1887 में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया, वो भी न्यूयॉर्क में किया गया था। 1887 में पहला बाल सुधार गृह स्थापित जो किया गया था वो भी न्यूयॉर्क में किया गया था। और अगली हेडिंग हमारी अगला पॉइंट है 20वीं शताब्दी किसने कहा था ये? 20वीं शताब्दी क्रो एवं क्रो ने। जो देखिए, क्रो एवं क्रो वैज्ञानिक दो थे, उनका नाम भी अलग अलग है। वैज्ञानिक दो थे, क्रो एवं क्रो। पहले वैज्ञानिक का नाम है एलिस क्रो, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, मतलब ये परिभाषा दी थी 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। और जो है दूसरे क्रो का नाम है लेटिज क्रो। और वहीं अगला पॉइंट है हमारा भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत जो है कितने सन से लगभग हुई थी? तो लगभग 1930 से मानी जाती है। और वहीं अगली हेडिंग है बाल मनोविज्ञान के जनक जो है किसको माना जाता है? वैज्ञानिक स्टेनली हॉल को माना जाता है बाल मनोविज्ञान के जनक। इनको कहा जाता है स्टेनली हॉल को। अब देखते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न जो है, हमने कुछ लिखा है इसमें। लिखा है प्रश्न 1 है हमारा, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है या कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो हमने यहाँ पर लिखा है 4। पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, सामाजिक। ये चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और प्रश्न दूसरा है विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। और तीसरा प्रश्न है हमारा विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्वावस्था से या फिर गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास परिणाम है। 4 के अंतर्गत एक प्रश्न कितने प्रकार के बन सकते हैं और उसका आंसर जो है एक ही आता है। तो इन सारे प्रश्नों को हमने लिख दिया है और इन सारे प्रश्नों का आंसर जो है एक ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 एक प्रश्न को घुमा करके 5 तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में। तो हमने प्रश्न को जो है
जितने प्रकार से लिखा जाता है, जितने प्रकार से बन सकते थे उतने प्रकार से बना करके हमने जो है इसको लिखा है प्रश्न को। और आंसर जो है एक ही है पांचों प्रश्नों का। तो देखते हैं, प्रश्न पहले देखते हैं। बालक विकास परिणाम है, ये है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। और प्रश्न दूसरा क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो यही है हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया। और तीसरा प्रश्न है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर वही है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया। और वही है चौथा वाला, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आंसर वही है हमारा। और पांचवा वाला है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो यही है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां नंबर। ये प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत 5 प्रश्न आए थे जिनका आंसर 1 था। और अगला प्रश्न देखते हैं 5वां वाला, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? आंसर है एक दूसरे के पूरक हैं। और छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो है वो अभिवृद्धि। 7वां प्रश्न है हमारा, बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखेंगे 2 पार्ट है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था भी 2 पार्ट में है, पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। तो आंसर यही है इसका सीरियल वाइज, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रात्मक अभिव्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वृद्धि। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? संबंधित यहाँ पर ता रहेगा, संबंधित है। तो इसका आंसर है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होते हैं। आंसर यही है इसका। और अगला प्रश्न है, मानव विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। उसके बाद उसके आगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक और क्रमित निरंतर व्यक्तिक उपरोक्त सभी, ये मानव विकास की होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न हमारा, विकास डॉट की ओर बढ़ता है। तो किस ओर बढ़ता है? आंसर है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न 12वां, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख का अर्थ है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। और अगला क्वेश्चन हमारा, घनिष्ठ संबंध किस किस में होता है? शारीरिक, मानसिक, इन दोनों में होता है। इसका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं अपना, यह है 14 नंबर। दायां हेमिस्फीयर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है बाएं या बायां अंग को। और 15वां क्वेश्चन है, बायां हेमिस्फीयर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये है दाएं अंग को या दायां अंग को। और प्रश्न नंबर 16 है, विकास एक प्रक्रिया है
विकास एक प्रक्रिया है, पर विकास एक कैसी प्रक्रिया है? ये है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आंसर है इसका। और 17वां क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। और प्रश्न 18वां क्या है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह नमूने को अनुगमन करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आंसर है इसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित। और प्रश्न संख्या 19 है, मस्तकाधुमुखी का इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्तकाधुमुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल कहते हैं मस्तकाधुमुखी का। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि पेपर में कभी कभी हिंदी दे देते हैं, इंग्लिश नहीं देते, कभी कभी इंग्लिश का ही शब्द दे देते हैं, हिंदी का नहीं देते, इसलिए आप लोगों को जो है दोनों शब्द बताने के लिए लिख दिया इसको कि इसका मतलब क्या होता है। तो एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ये है विकास की क्रिया का। और प्रश्न 20 है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर माना जाता है। और प्रश्न संख्या 21 है, संयुक्त कोष में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। संयुक्त कोष में गुणसूत्र के जोड़े 23 होते हैं और कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारी 46 होती है। और प्रश्न संख्या 22 है, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, यानी कि ये माता अंडाणु है और ये पिता शुक्राणु। अगर माता का XX गुणसूत्र और पिता का XY गुणसूत्र है, तो अगर यहाँ से हम इसको मिलान करते हैं तो यहाँ XY होगा, X और Y होगा तो लड़का होगा, और यहाँ से इसको मिलान करते हैं यहाँ पर तो XX होगा, तो यानी कि लड़की होगी। और अगला है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, नहीं हाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वो है पिता के द्वारा निर्धारण होता है, माता के द्वारा नहीं। लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। और 24वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक किनको माना जाता है? मेंडल को माना जाता है। और प्रश्न संख्या 25 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? इसका आंसर है आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 26, व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होती है? इसका क्या कारण है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता पाई जाती है। और प्रश्न संख्या 27 हमारा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति मतलब यहाँ प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, प्रकृति मतलब वंशानुक्रम है। इसका मतलब प्रकृति वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला है हमारा 28 प्रश्न संख्या 28, डाट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसके द्वारा, ये कथन किसका है? ये कथन जो है वुडवर्थ साहब का है, आंसर है ये। और अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होता है या कारक है या कारण माना जाता है? कारक, तो आंखों का रंग जो है ये आनुवंशिकता संबंधी कारक माना जाता है। और प्रश्न संख्या 30 हमारा, वंशानुक्रम के कितने नियम हैं? तो वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। पहला है
समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। थोड़ा तेज तेज बोला। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला। ये है बाल विकास की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। और अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई है और उसका आंसर है क्रोमोसोम। और अगला क्वेश्चन है हमारा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है या किसने कहा है। तो हमारे वैज्ञानिक रॉस जी ने कहा है, वैज्ञानिक रॉस जी ने कहा है इस चीज को। क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं या होते हैं। तो मूल प्रत्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में बच्चे का जो है क्रियाकलाप जो होते हैं वो है मूल प्रत्यात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम व्यवहार की व्याख्या किसने की थी। विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग, मूल प्रवृत्तियों को भी इन्होंने 14 बताई और संवेग को भी इन्होंने 14 बताया है। कौन बताए हैं? विलियम मैकडूगल ने। और अगला है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये है सामूहिकता की भावना। अगला क्वेश्चन हमारा विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था यहाँ पर है हमारा आंसर। अगला है द्रुत एवं तीव्र विकास की कौन सी अवस्था है। वो भी हमारा आंसर किशोरावस्था है। अगला है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो दिन जब कितने दिन लगते हैं तो हम बताएंगे 280। और अगर यहीं पर देखिए इसको जो है हम डीपली लिख दिए हैं। माह कितने लगते हैं तो 9 माह लगते हैं हमारा। और चंद्रमास कितने लगते हैं, ये 10 लगते हैं। और दिन कितने लगते हैं तो 280 लगते हैं। और साधारण शब्दों में कितने महीने होते हैं तो 9 महीने होते हैं। हमने इसको जानकारी के लिए आप लोगों के लिख दिया है डीपली, ताकि आप लोग को और भी जानकारियाँ दे दें इसमें। और अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीर पूजा की भावना जागृत होती है किस अवस्था में। तो हमारी किशोरावस्था में जागृत होती है वीर पूजा, नायक बनने की इच्छा, वीर पूजा की इच्छा, ये सब अवस्था है जो किशोरावस्था है। और अगला है खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की जो आयु कहा जाता है वो है हमारा पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, किस वर्ष में होती है? 7 से 12 वर्ष तक। अगला है क्वेश्चन विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। शैशवावस्था में। नार्सिसिज्म मतलब स्वप्रेम किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होता है तो वो होता है शैशवावस्था में। और अगला क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक मोह की अवस्था कौन सी होती है तो वो भी होती है हमारी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है। तो इसका आंसर है 45% तक। और यहीं पर हमने कुछ इसको डीपली लिखा है और भी अवस्थाओं के बारे में। देखिए जन्म के समय शिशु का भार लगभग कितना होता है 23.4% तक होता है भार। जन्म के समय शिशु का भार बता रहे हैं 23.4% तक होता है। वहीं 8 वर्ष की उम्र में या आयु तक वही 27% तक हो जाता है। और फिर 15 वर्ष की आयु में 33% तक हो जाता है। और 16 वर्ष की आयु में 44% तक हो जाता है।
16 वर्ष की आयु में 44% तक हो जाता है। और यहाँ किशोरावस्था में जो हो जाता है वो 45% तक हो जाता है। तो ये हमने जो है किशोरावस्था के अंदर मांसपेशियों का भार बताए हैं। जन्म के समय वह 8 वर्ष में, 15 वर्ष और 16 वर्ष में, और किशोरावस्था में तो 45% तक ये सब हो गया है, 45% तक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।